नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। छात्रों, अब हम आपको लेकर आए हैं हिंदी मीडियम अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर लास्ट तक कंप्लीट एक्सरसाइज। जी हाँ, एग्ज़ाम आपका आने वाला है, तो कंप्लीट एक्सरसाइज आप पढ़कर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। जैसा कि आपने बिजनेस स्टडी में भी देखा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा और एग्ज़ाम के बाद अगर आपने एनालाइज किया होगा पेपर का, तो पिछली वीडियो जो हमने एक्सरसाइज की और अदर मटेरियल की जो अपलोड की थी यूट्यूब पर, उसमें से ऑलमोस्ट 100% पेपर आया है। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए थे उनके पास जो स्टडी मटेरियल था, कंप्लीट थ्योरेटिकल और कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे स्टडी मटेरियल से ही आए हैं। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं गया है। इवन जो और के क्वेश्चन भी थे, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, कंप्लीट 100% बेसिस स्टडी का क्वेश्चन पेपर वही आया था जो आपको पढ़ाया गया था। आशा है कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का कंप्लीट हिंदी मीडियम का एक्सरसाइज। इंग्लिश मीडियम का हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वो पढ़ सकते हैं। हिंदी मीडियम से कंप्लीट अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर कंप्लीट एक्सरसाइज। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा साझेदारी लेखांकन। वैसे तो बेसिक फंडामेंटल हम थ्योरिकल पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सरसाइज की, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस की। तो साझेदारी लेखे का पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। साझेदार का दायित्व होता है ऑप्शन आ सीमित, ऑप्शन ब असीमित, ऑप्शन सा पूंजी तक सीमित, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा ब असीमित। दूसरा हमारा सही विकल्प का क्वेश्चन आता है आहरण पर ब्याज है। ऑप्शन आ फर्म की हानि, ऑप्शन ब साझेदार की आय, ऑप्शन सा फर्म की आय, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा सा फर्म की आय, क्योंकि जो फर्म होती है वो साझेदारों से आहरण पर ब्याज प्राप्त करती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। ऋण पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? ऑप्शन आ 6% वार्षिक, ऑप्शन ब 8% वार्षिक, ऑप्शन सा 9% वार्षिक, ऑप्शन द 12% वार्षिक। तो आपका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन आ 6% वार्षिक दर से यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उसे ब्याज दिया जाता है। अगला हमारा आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। ऑप्शन आ पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन ब त्याग अनुपात में, ऑप्शन सा आय प्राप्ति अनुपात में, ऑप्शन द किसी भी अनुपात में नहीं। तो बेटा ये जो आंसर होगा वो होगा द किसी भी अनुपात में नहीं, क्योंकि साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन समान अनुपात में किया जाता है। अगला हमारा आता है साझेदारी संलेख को तैयार किया जाना है। ऑप्शन आ अनिवार्य, ऑप्शन ब ऐच्छिक, ऑप्शन सा अंशतः अनिवार्य, ऑप्शन द अनावश्यक। तो बेटा साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है? ऐच्छिक होता है या वैकल्पिक होता है? तो सही आंसर होगा आपका ब। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा खालिस्तान। पहला क्वेश्चन आता है खालिस्तान का। स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी खोला जाता है। तो बेटा स्थायी पूंजी पद्धति में कौन सा खाता खोला जाता है? चालू खाता भी खोला जाता है। साझेदारी फर्म का पंजीयन खालिस्तान है। तो साझेदारी फर्म का पंजीयन बेटा क्या है? ऐच्छिक है या अनिवार्य नहीं है या वैकल्पिक है? क्या है? वैकल्पिक है, या आप लिख सकते हैं अनिवार्य नहीं है। इसके बाद साझेदारी का जन्म खालिस्तान से होता है। तो साझेदारी का जन्म किससे होता है बेटा? वैध अनुबंध से। किससे होता है? वैध अनुबंध से। गुणनफल विधि द्वारा खालिस्तान पर ब्याज की गणना की जाती है। तो गुणनफल विधि द्वारा बेटा आहरण पर ब्याज की गणना की जाती है। आहरण पर ब्याज की गणना की विधियां बेटा आपको 3 बताई गई थीं। इसके बाद हमारा आता है साझेदारों का चालू खाता तब खोला जाता है जब खालिस्तान, जब क्या हो बेटा? स्थायी पूंजी पद्धति हो। क्या हो? स्थायी पूंजी पद्धति। ये हो गया बेटा हमारा खालिस्तान।
अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सत्य असत्य बताइए। तो पहला पॉइंट है हमारा सत्य असत्य का, किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है, तो बिल्कुल सही है। अगर फर्म को कोई साझेदार ऋण देता है तो वो ऋण फर्म के लिए बेटा आंतरिक दायित्व होता है। अगर फर्म बैंक से ऋण लेती है या बाहर से ऋण लेती है तो वो बाहरी दायित्व होता है। अगला हमारा आता है साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, संलेख के अभाव में पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए ये क्या है बेटा असत्य है। अगला हमारा आता है साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है, तो बिल्कुल सही है। साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है, तो बेटा असत्य है, क्योंकि साझेदारी संलेख बनाना ऑप्शनल है, यानी कि ऐच्छिक या वैकल्पिक होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सही जोड़ी। सही जोड़ी में सबसे पहला आता है हमारा लिखित समझौता। तो लिखित समझौता क्या होता है बेटा साझेदारी संलेख, क्योंकि साझेदारी संलेख सदैव लिखित होता है। पहले का आंसर हो गया द। दूसरा है चालू पूंजी खाते। तो चालू पूंजी खाते बेटा कब खोले जाते हैं, जब क्या हो स्थायी पूंजी पद्धति, क्या हो स्थायी पूंजी पद्धति। तो दूसरे का आंसर हो गया बा स्थायी पूंजी खाते। इसके बाद आता है स्थिर पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता, स्थिर पूंजी खाता में हम क्या बनाते हैं साथ में बेटा सा आएगा इसका चालू खाता। तो तीसरे का हो गया बेटा क्या चालू पूंजी खाता। इसके बाद आता है आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व जो है वो क्या है साझेदार का ऋण है, तो हमारा फोर्थ का आंसर हो गया बेटा आ। अगला हमारा आता है केवल व्यक्ति ही कौन बन सकता है साझेदार। तो पांचवे का आंसर हो गया बेटा या। केवल एक व्यक्ति कौन बन सकता है बेटा साझेदार, व्यक्तियों का समूह या कोई संस्था साझेदार नहीं बन सकती। अगला हमारा आता है एक शब्द में उत्तर। पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं, तो वो उसे कहते हैं बेटा परिवर्तनशील पूंजी खाता। क्या कहते हैं परिवर्तनशील पूंजी खाता। अगला हमारा साझेदारों द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाती है। यदि कोई साझेदार अपने निजी प्रयोग या व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कोई धनराशि व्यवसाय से निकालता है तो बेटा निजी प्रयोग को अपन कहते हैं आहरण। क्या कहते हैं आहरण। इसके बाद आता है हमारा वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदार में सम्मिलित हुए हों सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा सार्थ या साझेदारी फर्म। क्या कहलाते हैं सार्थ या साझेदारी फर्म। फर्म को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं सार्थ कहते हैं। अगला हमारा आता है साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो बेटा अधिकतम संख्या होती है कितनी 50। इसके बाद आता है फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है, तो बेटा साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब लाभ हानि खाता या लाभ हानि समायोजन खाता क्या दर्शा रहा हो, लाभ दर्शाता है, या जब फर्म को लाभ होता है तभी साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। हानि होने की दशा में किसी भी साझेदार को कोई ब्याज पूंजी पर नहीं दिया जाता। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर कौन सा 5। कुछ और क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जैसे साझेदार कौन बन सकता है, तो केवल एक व्यक्ति साझेदार बन सकता है। साझेदारी की परिभाषा किस साझेदारी अधिनियम 1932 की किस धारा में दी है, तो बेटा धारा 4 में दी है। साझेदारी का जन्म किससे होता है, तो वैध अनुबंध से होता है। साझेदारों के दायित्व कैसे होते हैं, तो असीमित होते हैं। क्या कोई साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य साझेदारों के सहमति के बिना कर सकता है, तो बेटा नहीं कर सकता। याद रखिएगा साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर 6% ब्याज दिया जाता है, लेकिन किसी भी साझेदार को वेतन नहीं दिया जाता, पारिश्रमिक नहीं दिया जाता, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता। पूंजी पर ब्याज फर्म के लिए बेटा हानि या व्यय होता है, जबकि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए आय या लाभ होता है। क्लियर है। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, तो वीडियो में बने रहिएगा। हम स्टार्ट करते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन का पहला क्वेश्चन आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में, साझेदार का पुनर्गठन किस दशा में होता है। शायद ये पूछ रहा है कि साझेदारी का जो पुनर्गठन है वो किस दशा में होता है। ऑप्शन आ दिया है साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन बा साझेदार के निवृत्त होने पर, ऑप्शन सा विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन होने पर, ऑप्शन दा उपर्युक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा बेटा साझेदारी का पुनर्गठन नए साझेदार के प्रवेश पर भी हो सकता है, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु पर भी हो सकता है,
साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन पर भी हो सकता है और दो फर्मों के एकीकरण से भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा द उपर्युक्त सभी। अगला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आता है, विद्यमान साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन के कारण होगा। यदि विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आ साझेदारी का पुनर्गठन, ऑप्शन बी साझेदारी फर्म का समापन, ऑप्शन सी साझेदारी का समापन, ऑप्शन डी साझेदारी का विलय। तो याद रखना बेटा, अगर विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो ये किसका पुनर्गठन हो जाता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो जाता है। सही आंसर होगा आ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, आ और बा दो साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2024 आ फर्म को बिना किसी समझौते के 6,000 रुपये ऋण देता है। आ को ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। तो याद रखिएगा बेटा, साझेदारी संलेख के अभाव में यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस पर 6% ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आ और बा दो साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2024 को आ ने फर्म को ऋण दिया, कितना रुपये? 6,000, वो भी बिना किसी समझौते के। इस 6,000 पर हम कितना प्रतिशत ब्याज देंगे बेटा? यस, 6%। तो ये आ गया बेटा हमारा कितना? 360। ऑप्शन आ दिया है 360, ऑप्शन बा दिया है 600, ऑप्शन सा दिया है 300, ऑप्शन दा दिया है 350। तो सही आंसर होगा बेटा 360। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का अधिक कहलाता है। ऑप्शन आ औसत लाभ, ऑप्शन बा सामान्य लाभ, ऑप्शन सा आकस्मिक लाभ, ऑप्शन द अधिलाभ। तो याद रखिएगा बेटा, सामान्य लाभ से अगर वास्तविक लाभ हो जाए ज़्यादा तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है अधिलाभ। तो सही आंसर हो गया द। अगला हमारा आता है सही विकल्प, औसत लाभ द्वारा ख्याति की गणना में पूर्व वर्षों की हानियों को ऑप्शन आ जोड़ते हैं, ऑप्शन बा घटाते हैं, ऑप्शन सा कुछ नहीं करते, ऑप्शन दा 2 बार घटाते हैं। तो याद रखिएगा, पूर्व वर्षों की हानियों को औसत लाभ में से क्या करते हैं बेटा? निकालते समय घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। ये हो गया बेटा हमारे सही विकल्प। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, साझेदारी की खालिस्तान साझेदारों के बीच संबंधों को परिवर्तन है। तो बेटा क्या है? साझेदारी का पुनर्गठन। क्या है? पुनर्गठन। साझेदारों के बीच संबंधों में क्या है बेटा? परिवर्तन है। दूसरा है, त्याग अनुपात बराबर खालिस्तान माइनस नया अनुपात। तो आपका आंसर होगा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अगला है हमारा तीसरा, एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार के प्रति समर्पण किए गए लाभ का खालिस्तान अनुपात कहलाता है। ये कह रहा है कि एक साझेदार द्वारा अन्य साझेदार के प्रति समर्पण किए गए लाभ का भाग क्या कहलाता है? तो बेटा क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। क्या कहलाता है? त्याग। फोर्थ हमारा आता है, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात खालिस्तान। तो प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस कौन सा होता है बेटा? पुराना अनुपात। तो इसका आंसर हो गया आपका पुराना अनुपात। फिफ्थ हमारा है, ख्याति एक खालिस्तान संपत्ति है। तो ख्याति बेटा कौन सी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति, स्थायी अमूर्त संपत्ति। इसके बाद हमारा आता है, ख्याति पर खालिस्तान नहीं लगाया जाता। तो ख्याति पर बेटा क्या नहीं लगाया जाता? ह्रास। और याद रखना, ख्याति पर क्या नहीं दिया जाता? ब्याज नहीं दिया जाता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा 3rd नंबर का, सत्य असत। तो पहला है, ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। तो बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा आता है, ख्याति एक विक्रययोग्य संपत्ति है। तो वो भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, किसी साझेदार की मृत्यु पर साझेदार का पुनर्गठन हो जाता है। साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। तो बिल्कुल सही है बेटा, मृत्यु, निवृत्ति या नए साझेदार के प्रवेश पर साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। फोर्थ है, किसी साझेदार का फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर साझेदारी फर्म का पुनर्गठन संभव है। तो बिल्कुल सही है। यदि कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर ले तो फर्म का क्या हो जाता है बेटा? पुनर्गठन संभव हो जाता है। तो ये भी बेटा सही है। फिफ्थ हमारा आता है, साझेदारी ठहराव में किया गया परिवर्तन फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। तो बिल्कुल सत्य है। यदि साझेदारी ठहराव यानी कि अनुबंध या समझौते में परिवर्तन हो जाए तो फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। तो पांचों क्या है हमारे? सत्य हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में पहला हमारा आता है सामान्य लाभ, दूसरा हमारा आता है नफे का अनुपात, तीसरा आता है पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तीसरा हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता और त्यागी साझेदार और ख्याति का मूल्यांकन। तो याद रखना, पहला है सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ का आंसर हो गया बेटा क्या? अधिलाभ।
पहले का आंसर हो गया भा। दूसरा नफ़े का अनुपात, नफ़े का अनुपात मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात का सूत्र होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, दूसरे का आंसर हो गया बेटा आ। तीसरा हमारा पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात क्या होता है बेटा, त्याग अनुपात होता है, तो इसका आंसर हो गया दा। पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति व दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन, तो फोर्थ का आंसर हो गया बेटा सा। अगला है त्यागी साझेदार, त्यागी साझेदार को क्या मिलता है बेटा, क्षतिपूर्ति मिलती है, तो फिफ्थ का आंसर हो गया या। इसके बाद ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से करते हैं, औसत लाभ विधि से करते हैं, तो सिक्स का आंसर हो गया हमारा रा। तो ये हो गई बेटा हमारा मैच द कॉलम। अगला हमारा क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर का पहला हमारा क्वेश्चन है साझेदारी के पुनर्गठन पर लाभ हानि अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो याद रखना साझेदारी के पुनर्गठन पर लाभ हानि अनुपात में क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद साझेदार के पुनर्गठन के दो कारण बताइए, साझेदार के पुनर्गठन के दो कारण, एक तो हो गया पुनर्गठन का पुराने साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन, क्या हो गया लाभ अनुपात में परिवर्तन, और दूसरा हो गया बेटा दो फर्मों का एकीकरण, क्या हो गया दो फर्मों का एकीकरण। और भी आप लिख सकते हैं जैसे नए साझेदार का प्रवेश और किसी साझेदार की निवृत्ति, विद्यमान साझेदार की निवृत्ति। अगला हमारा आता है साझेदार के पुनर्गठन पर संचय व अवतरित लाभों के शेष का क्या व्यवहार करते हैं। तो याद रखना साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जो संचित लाभ होते हैं उनको हम सभी साझेदारों के बीच वितरित कर देते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पर विद्यमान साझेदारों के बीच वितरण, विद्यमान साझेदारों के बीच वितरण। अगला हमारा क्वेश्चन आता है क्या लाभ अनुपात में परिवर्तन के लिए ख्याति का मूल्यांकन आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ पर आंसर लिख देंगे हाँ। इसके बाद ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू 100 में सामान्य प्रत्याय की दर, यह ख्याति की गणना का किस विधि का सूत्र है। तो बेटा अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का, किसका, अधिलाभ की पूंजीकरण विधि का। अगला हमारा आता है ख्याति के मूल्यांकन का आधार क्या होगा। तो ख्याति का मूल्यांकन करते हैं बेटा लाभ के आधार पर। तो ये हो गया बेटा चैप्टर नंबर 2 का हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि नए साझेदार का प्रवेश। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए अगला चैप्टर पढ़ते हैं, नंबर 3 नए साझेदार का प्रवेश। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है चैप्टर नंबर 3 का बहुविकल्पी प्रश्न में साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभ को अंतरित किया जाता है। ये कह रहा है कि पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होता है उस लाभ को कहाँ पर हम अंतरित यानी कि हस्तांतरण करते हैं। ऑप्शन आ सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन बा नए साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन सा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, ऑप्शन दा लाभ हानि खाते में। तो सही आंसर होगा बेटा सा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। याद रखिएगा नए साझेदार के प्रवेश पर जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं तो उसमें जो भी लाभ हानि होता है उस पर केवल पुराने साझेदारों का अधिकार होता है, नए साझेदार को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। यदि ये निवृत्ति पर पूछता तो निवृत्ति पर सभी साझेदारों को लाभ में हिस्सा दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। ऑप्शन आ फर्म के विघटन पर, ऑप्शन बा फर्म के लाभ होने पर, ऑप्शन सा नए साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन दा व्यवसाय बंद होने पर। तो याद रखिएगा बेटा पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं नए साझेदार के प्रवेश पर, सही आंसर होगा सा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा आ और बा लाभ हानि विभाजन 3:1 के अनुपात में करते हैं। वे सा को 1/4 भाग के लिए नए साझेदार में प्रवेश देते हैं। आ और बा का त्याग है, त्याग अनुपात होगा ऑप्शन आ बराबर, ऑप्शन बा 3:1, ऑप्शन सा 2:1, ऑप्शन दा 3:2। तो याद रखिएगा बेटा जब हम फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश देते हैं और साझेदार यह निश्चित न करें कि नए साझेदार को कौन कितना हिस्सा देगा तो अब दोनों ही साझेदार समान रूप से उसको त्याग करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बेटा आ यानी कि बराबर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि रोकड़ में देता है
तो उस राशि को डेबिट करेंगे। देखिएगा, जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश देते हैं हम तो ख्याति के उपचार की दो विधियाँ होती हैं, एक प्रीमियम प्रब्याजी विधि होती है और दूसरी होती है बेटा पुनर्मूल्यांकन या स्मरणार्थ विधि। तो यहाँ पर आप कह रहा है कि यदि नया साझेदार अपने हिस्से की राशि रोकड़ में लाता है तब कौन सा खाता डेबिट करेंगे। ऑप्शन आ ख्याति खाते में, ऑप्शन बा नए साझेदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन सा रोकड़ खाते में, ऑप्शन दा पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो सही आंसर होगा बेटा रोकड़ खाते में। किसमें? रोकड़ खाते में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, पुनर्मूल्यांकन पर होने वाला लाभ किस अनुपात में बांटा जाता है। पुनर्मूल्यांकन पर जो भी लाभ होता है उसे किस अनुपात में बांटते हैं। ऑप्शन आ नए लाभ हानि अनुपात में, ऑप्शन बा त्याग अनुपात में, ऑप्शन सा पुराने लाभ हानि अनुपात में और ऑप्शन दा प्राप्ति अनुपात में। तो सही आंसर होगा सा, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होता है उसे पुराने साझेदारों में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है ख्याति की राशि पर खालिस्तान साझेदारों का अधिकार होता है, तो केवल किसका होता है बेटा? पुराने साझेदारों का। दूसरा हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता का खाता होता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। किसका बेटा? नाम मात्र की प्रकृति का। तीसरा आता है पुनर्मूल्यांकन के लाभ से खालिस्तान साझेदारों का कोई संबंध नहीं रहता। याद रखना, पुनर्मूल्यांकन पर जो लाभ होता है उसका नए साझेदार से कोई संबंध नहीं होता, तो इसका आंसर आएगा बेटा नए साझेदार। अगला हमारा आता है किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिस्थितियों में हुए परिसंपत्तियों में, ये परिसंपत्ति है, संपत्तियों में हुई मूल्य वृद्धि को खालिस्तान खाते में क्रेडिट किया जाता है। तो बेटा जो भी संपत्ति में वृद्धि होती है नए साझेदार के प्रवेश पर उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड लिखा जाता है। कहाँ पर? पुनर्मूल्यांकन खाते में। अगला हमारा आता है दायित्व में कमी फर्म का खालिस्तान होता है, तो दायित्व में कमी फर्म का क्या होता है बेटा? लाभ होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 3rd नंबर का, सत्य असत्य। पहला दिया है नए साझेदार द्वारा ख्याति प्राप्त ब्याजी देने पर उसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके त्याग अनुपात में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। नया साझेदार जो ख्याति लाता है वो पुराने साझेदारों की क्षतिपूर्ति है। यानी कि जब नए साझेदार को प्रवेश देते हैं तो पुराने साझेदार क्या करते हैं बेटा? नए साझेदार को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। उस त्याग के बदले में नया साझेदार ख्याति लाता है, इसलिए उस ख्याति पर अधिकार केवल पुराने साझेदारों का ही होता है। दूसरा हमारा आता है साझेदार के प्रवेश पर ख्याति की राशि को पुराने व नए साझेदार के मध्य बांटा जाता है, तो बिल्कुल असत्य है, केवल पुराने साझेदारों के बीच। तीसरा हमारा आता है नए साझेदार के प्रवेश के समय यदि किसी संपत्ति का मूल्य घटता है तो उसे पुनर्मूल्यांकन खाते के नाम किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। संपत्ति के मूल्य में कमी पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। 4th हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति के विक्रय पर बनाते हैं, तो बेटा बिल्कुल असत्य है, संपत्ति के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर ही बनाते हैं। 5th हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन होने पर खोला जाता है, तो बिल्कुल सही है। ये हो गया बेटा हमारे 7। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ी। पहला हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाता, तो याद रखिएगा पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो कब बनाया जाता है? संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में परिवर्तन, तो पहले का आंसर हो गया बेटा दा। दूसरा है पुनर्मूल्यांकन का लाभ। पुनर्मूल्यांकन का लाभ बेटा किसके बीच बांटा जाता है? यस, पुराने साझेदारों के मध्य बांटा जाता है, तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा हमारा पा। तीसरा हमारा आता है पुराना लाभ अनुपात। पुराना लाभ अनुपात में हम क्या करते हैं? पुनर्मूल्यांकन का लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, तो तीसरे का आंसर हो गया बेटा आ। चौथा हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि। पुनर्मूल्यांकन खाते की हानि पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है, इसलिए इसका आंसर हो गया बेटा सा। इसके बाद आता है लेखांकन परिमाप 26 यानी कि 26 का संबंध होता है, वो किससे होता है बेटा? ख्याति से होता है। 5th का आंसर हो गया ख्याति या। इसी तरीके से पूछ ले लेखांकन परिमाप 10 का संबंध किससे होता है, तो बेटा उसका भी संबंध किससे होता है? ख्याति से ही होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 5th नंबर का, एक शब्द में उत्तर। पहला हमारा आता है बेटा पुराने और नए अनुपात का अंतर क्या कहलाता है? पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात बराबर होता है बेटा क्या? त्याग अनुपात। कौन सा अनुपात? त्याग अनुपात। और नया
और पुराने का अंतर होता है बेटा लाभ प्राप्ति अनुपात। अगला आता है उस खाते का नाम बताइए जो कि संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में कमी वृद्धि के लिए बनाया जाता है। तो वो खाता है बेटा पुनर्मूल्यांकन खाता, जो कब बनाया जाता है, संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्य में कमी होने पर। तीसरा हमारा आता है त्याग अनुपात की गणना क्यों आवश्यक है। तो त्याग अनुपात की गणना इसलिए आवश्यक है ताकि हम ख्याति का बंटवारा कर सकें। तो यहाँ पर लिखेंगे ख्याति का वितरण करने के लिए, क्या करने के लिए, ख्याति का वितरण करने के लिए। ख्याति प्रीमियम भी आप लिख सकते हैं, ख्याति प्रीमियम या प्राप्य ब्याजी। फोर्थ हमारा आता है पुनर्मूल्यांकन खाते की लाभ हानि को साझेदारों में किस अनुपात में बांटा जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन की जो लाभ हानि होती है उसे बेटा साझेदारों के बीच केवल पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांटा जाता है। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। अगला हमारा आता है लेखांकन प्रमाण 26 किससे संबंधित है। तो बेटा किससे संबंधित है, ख्याति से संबंधित है। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि साझेदार की निवृत्ति और साझेदार की मृत्यु। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4। साझेदार की निवृत्ति का बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन आता है, साझेदार के अवकाश ग्रहण की दशा में ख्याति का बंटवारा किस अनुपात में किया जाता है। तो यदि बेटा साझेदार अवकाश ग्रहण कर ले तब भी ख्याति का बंटवारा हम पुराने अनुपात में ही करते हैं। ऑप्शन दिया है, आ पुराने लाभ अनुपात में, बा त्याग अनुपात में, सा लाभ अनुपात में और द इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा पुराने लाभ अनुपात में। अगला हमारा बहुविकल्पी प्रश्न आता है बेटा, मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान न करने पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ता है। यदि हम मृत साझेदार की देय राशि का भुगतान तुरंत न करें तो उसे 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। सही आंसर हो गया बेटा हमारा सा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान शीघ्र न होने पर उसको अंतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन आ डूबत ऋण खाते में, ऑप्शन ब चालू पूंजी खाते में, ऑप्शन सा ऋण खाते में, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा, यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की देय राशि का भुगतान शीघ्र न करें तो उसे कहाँ पर हस्तांतरित करते हैं अपन, उसे कर देते हैं बेटा ऋण खाते में। तो सही आंसर हो गया बेटा सा। याद रखना निवृत्त साझेदार की देय राशि कहाँ हस्तांतरित होती है, उसके ऋण खाते में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, किसी साझेदार की मृत्यु पर अविभाजित लाभ हानि को साझेदारों के खाते में किस अनुपात में अंतरित किया जाता है। ऑप्शन आ नए लाभ अनुपात में, ऑप्शन ब पुराने लाभ अनुपात में, ऑप्शन सा पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु पर जो भी अविभाजित लाभ होता है उसे साझेदारों के पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। तो सही आंसर हो गया ब पुराने लाभ विभाजन अनुपात में। अगला हमारा आता है बहुविकल्पी प्रश्न, किसी साझेदार की सेवा निवृत्ति मतलब रिटायरमेंट या अवकाश ग्रहण पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। आ उसके भाग की ख्याति के साथ, बा फर्म की ख्याति के साथ, सा शेष साझेदारों के भाग की ख्याति के साथ और द इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना बेटा उसके भाग की ख्याति के साथ। यदि कोई साझेदार निवृत्त होता है तो उसके पूंजी खाते में उसकी हिस्से की जो ख्याति होती है उसको जमा कर दिया जाता है। सही आंसर हो गया बेटा आ। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमारा आता है नफ़े के अनुपात में पुराने साझेदारों के अनुपात में खालिस्तान होती है। पुराने की जगह बेटा विद्यमान साझेदार लिखा हुआ आ सकता है। तो याद रखना बेटा, यदि लाभ प्राप्ति अनुपात होता है तो विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। तो सही आंसर हो गया वृद्धि। दूसरा हमारा आता है प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस कौन सा अनुपात होगा बेटा, पुराना अनुपात। अगला हमारा आता है जीवन बीमा संचय कोष को हस्तांतरित करेंगे के पूंजी खाते में। तो बेटा किसके पूंजी खाते में, साझेदारों के पूंजी खाते में। किसके, साझेदारों के पूंजी खाते में। फोर्थ हमारा आता है अवकाश ग्रहण करने के समय पुनर्मूल्यांकन लाभ को साझेदारों के पूंजी खाते में खालिस्तान अनुपात में अंतरित किया जाता है। तो बेटा कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सत्य असत्य। तो पहला हमारा आता है ख्याति की राशि पर निवृत्त साझेदार का कोई अधिकार नहीं होता। तो बिल्कुल गलत है बेटा। यदि कोई साझेदार फर्म से रिटायर होता है तो उसका ख्याति पर भी अधिकार होता है, पुनर्मूल्यांकन के लाभ पर भी अधिकार होता है।
पुराने अविभाजित लाभ और संचय पर भी अधिकार होता है और पूंजी और चालू खातों के शेष पर भी उसका अधिकार होता है, इसलिए ये पहले का आंसर हो गया बेटा असत्य। दूसरा हो गया नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात बराबर लाभ प्राप्ति अनुपात, तो बिल्कुल सत्य है। अगला हमारा है ए, बी और सी क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में साझेदार हैं, बी निवृत्त होता है, ए तथा सी का नया अनुपात क्या होगा। अनुपात दिया है बेटा 3:2:1, इनमें से कौन रिटायर हो रहा है बेटा, बी निवृत्त हो रहा है, यानी कि इसको हम हटा दें तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए 3:1, जबकि ये क्या कह रहा है 3:2, तो याद रखिएगा ये हो गया बेटा फॉल्स यानी कि गलत। अगला हमारा आता है फोर्थ, अवकाश ग्रहण करने की दशा में पुनर्मूल्यांकन लाभ से साझेदारों में बांटा जाता है, तो बिल्कुल गलत है बेटा। अवकाश ग्रहण करने पर जो पुनर्मूल्यांकन का लाभ होता है वो सभी साझेदारों के बीच बांटा जाता है, तो फोर्थ का भी हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया यानी कि असत्य हो गया। फिफ्थ हमारा है सेवानिवृत्ति या मृत साझेदार को राशि का भुगतान एक मुश्त या किस्तों पर ब्याज सहित किया जाता है, तो बिल्कुल सही है बेटा। एक मुश्त भी हम दे सकते हैं और किस्तों में भी ब्याज सहित दे सकते हैं रिटायर साझेदार के देय राशि को। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सही जोड़ियाँ। सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का तो भुगतान किया जाता है, तो याद रखना है बेटा साझेदार की मृत्यु पर उसके हिस्से का जो भुगतान किया जाता है वो मृत साझेदार के वैधानिक उत्तराधिकारी को किया जाता है, तो पहला आ गया हमारा बेटा क्या मृत साझेदार के उत्तराधिकारी। दूसरा हमारा आता है साझेदार का ऋण खाता खोलना। सब साझेदार का ऋण खाता हम तब खोलते हैं जब साझेदार अपने हिस्से की राशि नगद भुगतान ना करें निवृत्त या मृत साझेदार को, तो कौन सा खाता खोलते हैं ऋण खाता, तो पहले का आंसर हो गया बेटा, दूसरे का आंसर हो गया बेटा आ। इसके बाद हमारा आता है साझेदार से अलग होने की लिखित सूचना होती है बेटा स्वेच्छा रूपी साझेदारी में, तो तीसरा आंसर हो गया बेटा द। इसके बाद संचिति की राशि का भाग बेटा किसको दिया जाता है कानूनी उत्तराधिकारी, किसको दिया जाता है यस कानूनी उत्तराधिकारी को, तो इसका आंसर हो गया बेटा हमारा फोर्थ का ब। अगला हमारा आता है फर्म से अवकाश लेना क्या कहलाता है निवर्तमान होता है, तो निवर्तमान यानी कि फिफ्थ का आंसर हो गया बेटा या निवर्तमान। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर, तो एक शब्द में उत्तर का पहला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान करने पर कौन सा खाता खोला जाता है, तो याद रखना है यदि साझेदार को वार्षिकी द्वारा भुगतान दें तो बेटा कौन सा खाता खोला जाता है वार्षिकी उचंत खाता। कौन सा खाता वार्षिकी उचंत खाता। और याद रखना किस्तों में भुगतान करें तो कौन सा खाता खोला जाएगा ऋण खाता। अगला हमारा आता है साझेदार की मृत्यु पर भुगतान किसको किया जाता है, तो बेटा उसके उत्तराधिकारी को। कौन से उत्तराधिकारी को, लेकिन वैधानिक उत्तराधिकारी को। क्लियर है आपका। अगला हमारा आता है एक शब्द में मृत साझेदार की देय रकम का भुगतान किसे किया जाता है, तो वो भी किसको किया जाता है बेटा उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को। किसको वैधानिक उत्तराधिकारी को। अगला हमारा आता है बेटा अंबिका माही एवं खुशी लाभ का भाग 5:3:2 में बांटते हुए साझेदार हैं। माही फर्म से सेवानिवृत्त होती है तो नया लाभ अनुपात क्या होगा, तो 3 साझेदार हैं 5:3:2 अनुपात दिया है। ध्यान से देखिएगा रिटायर कौन हुआ बेटा माही फर्म से रिटायर हो रही। माही कौन सा नंबर की साझेदार है दूसरे नंबर की, यानी कि इस 3 को हटा दें तो नया अनुपात हो जाएगा बेटा 5:2। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो गया। अगला है साझेदार फर्म से कब निवृत्त होता है, तो बेटा वैसे तो होता है वृद्धावस्था और इसके कई कारण हो सकते हैं वृद्धावस्था। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा चैप्टर नंबर 4 साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की कंप्लीट एक्सरसाइज। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 यानी कि साझेदारी फर्म का विघटन, तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं साझेदारी फर्म का विघटन या समापन। ध्यान रखिएगा पहले तो साझेदारी का विघटन और समापन और साझेदारी फर्म का विघटन और समापन दोनों अलग अलग होते हैं। फर्म का विघटन अलग है और साझेदारी का विघटन अलग है। साझेदारी के विघटन को ही हम पुनर्गठन के नाम से जानते हैं और फर्म का विघटन पर जो व्यवसाय है वो सदैव के लिए बंद हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं सही विकल्पीय। तो साझेदारी फर्म के विघटन का पहला क्वेश्चन आता है सही विकल्प में फर्म के विघटन का आशय है ऑप्शन आ फर्म का व्यवसाय बंद हो जाना, ऑप्शन बी साझेदारों का फर्म से पृथक होना,
ऑप्शन सा नए साझेदार को प्रवेश देना, द फर्म का पुनर्गठन होना। तो याद रखना बेटा, फर्म के विघटन से आशय होता है फर्म का व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाना। तो आंसर हो गया बेटा आ, फर्म का व्यवसाय बंद हो जाना। दूसरा हमारा आता है बेटा बहुविकल्पीय प्रश्न, साझेदार के पागल होने पर फर्म का समापन है। तो साझेदार के पागल होने पर फर्म का समापन है। ऑप्शन आ अनिवार्य समापन, ऑप्शन बा सूचना द्वारा समापन, ऑप्शन सा न्यायालय द्वारा समापन, ऑप्शन दा संयुक्त द्वारा समापन। तो सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन सा न्यायालय द्वारा समापन। क्यों? क्योंकि जब कोई साझेदार पागल हो जाए तो उसके मित्र और रिश्तेदार न्यायालय में बंद करने के लिए, फर्म को बंद करने के लिए न्यायालय में एक आवेदन दे सकते हैं। इसलिए सही आंसर होगा बेटा न्यायालय द्वारा समापन। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, फर्म के समापन पर संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम होगा। ऑप्शन आ तृतीय पक्ष के दायित्वों का भुगतान करने के लिए, बा साझेदारों के ऋण का भुगतान, सा साझेदारों की पूंजी का भुगतान, दा साझेदारों को लाभ का भुगतान। जब फर्म का विघटन यानी कि बंद किया जाता है तो फर्म की संपत्तियां बेचकर जो धनराशि प्राप्त होती है सबसे पहले हम बाहरी दायित्व यानी कि तृतीय पक्षकार के ऋणों का भुगतान करते हैं। तो सही आंसर होगा बेटा आ तृतीय पक्ष के दायित्वों का भुगतान करने के लिए। अगला हमारा आता है बेटा साझेदारी का विघटन किस प्रकार हो सकता है। ऑप्शन आ नए साझेदार के प्रवेश पर। ध्यान रखिएगा, फर्म के विघटन की बात नहीं कर रहा है बेटा, किसके विघटन की बात कर रहा है, साझेदारी के विघटन की। तो साझेदारी का विघटन हो सकता है ऑप्शन आ नए साझेदार के प्रवेश पर, ऑप्शन बा साझेदार की मृत्यु पर, ऑप्शन सा आ एवं बा दोनों, ऑप्शन दा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा आ और बा दोनों, क्योंकि साझेदारी का विघटन यानी कि पुनर्गठन नए साझेदार के प्रवेश पर, मृत्यु पर, निवृत्ति पर, इन सब कारणों से हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार का विघटन होता है, किस प्रकार का विघटन हो सकता है। ऑप्शन आ समझौते द्वारा समापन, ऑप्शन बा अनिवार्य विघटन, ऑप्शन सा संयोग द्वारा और ऑप्शन दा न्यायालय द्वारा। तो सही आंसर होगा बेटा अनिवार्य। यदि साझेदार दिवालिया हो जाए तो ये कौन सा विघटन हो जाता है, अनिवार्य विघटन हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा इस चैप्टर का खालिस्तान। तो खालिस्तान का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, जब फर्म का व्यवसाय गैर कानूनी हो तो फर्म का खालिस्तान विघटन होता है। तो गैर कानूनी होने पर फर्म का बेटा अनिवार्य विघटन हो जाता है। दूसरा दिया है, जब कोई साझेदार जानबूझकर साझेदारी अनुबंध का उल्लंघन करता है तो फर्म का खालिस्तान द्वारा विघटन किया जाता है। तो न्यायालय के द्वारा बेटा, किसके द्वारा, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा। अगला हमारा आता है, फर्म के विघटन पर हानियों को सर्वप्रथम खालिस्तान में से देय किया जाता है। यदि फर्म के विघटन पर हानि हुई है तो उस हानि को हम किस में से चुकाएंगे, सबसे पहले लाभ में से। किस में से बेटा, लाभ में से। अगला हमारा आता है, फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का खालिस्तान कर सकते हैं। स्वयं का क्या कर सकते हैं बेटा, व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। अगला हमारा आता है, फर्म के समापन पर खालिस्तान का समापन हो जाता है। यदि फर्म समाप्त हो गई तो बेटा साझेदारी का भी क्या हो गया, समापन। लेकिन ध्यान रखिएगा, साझेदारी के समापन पर फर्म का समापन नहीं होता, लेकिन फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन हो जाता है। अगला हम बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा आता है थर्ड नंबर का, सत्य असत। तो सत्य असत में पहला क्वेश्चन आता है बेटा, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है। तो गलत है बेटा, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में अंतर होता है। तो पहला हो गया असत्य। दूसरा है, फर्म के विघटन के परिणाम स्वरूप फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो बिल्कुल सही है, यदि फर्म विघटन हो गई तो व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। तीसरा हमारा आता है, दूसरा हमारा है बिल्कुल सत्य है ना। अगला हमारा आता है, फर्म के विघटन पर फर्म की संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम साझेदार के ऋण के भुगतान हेतु किया जाता है। तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि फर्म की संपत्तियों का प्रयोग सबसे पहले बाहरी दायित्व के भुगतान के लिए किया जाता है, इसलिए तीसरा असत्य है।
चौथा आता है साझेदारों की निजी संपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहा है, साझेदारों की निजी संपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सही है बेटा, फर्म की संपत्तियों का प्रयोग भी सबसे पहले फर्म के ऋणों का भुगतान करने के लिए ही किया जाता है। अगला आता है फर्म के विघटन की दशा में व्यवसाय बंद हो जाता है। तो बिल्कुल सत्य है बेटा, फर्म के विघटन की दशा में व्यवसाय सदैव के लिए बंद हो जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए तो पहला आता है फर्म की संपत्तियों का प्रयोग। तो फर्म की संपत्तियों का प्रयोग किस लिए करते हैं बेटा, फर्म के ऋणों के भुगतान हेतु। तो पहले का आंसर हो गया बा। दूसरा हो गया साझेदार की निजी संपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम। तो साझेदार के निजी ऋण, दूसरे का हो गया बेटा सा। तीसरा है समझौते द्वारा समापन। तो साझेदार के मध्य अनुबंध के अनुसार, तीसरे का आंसर हो गया बेटा दा। फर्म के निरंतर हानि होने पर तो न्यायालय द्वारा विघटन। तो चौथे का आंसर हो गया बेटा आ। वह दायित्व बैंक ऋण, बैंक से ऋण लेना कौन सा दायित्व है बेटा, वह दायित्व है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर का पहला क्वेश्चन हमारा आता है क्या साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक है। तो बिल्कुल साझेदारी के विघटन पर फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नहीं, या आवश्यक नहीं। अगला हमारा आता है सभी साझेदारों का दिवालिया होना किस प्रकार का समापन है। तो बेटा अगर सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं तो अनिवार्य समापन है। अगला हमारा आता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति होने पर फर्म का समापन किस प्रकार का समापन है। तो इसको आप लिखेंगे संयोगवश समापन, संयोग द्वारा समापन, या फिर आप लिख देंगे कौन सा समापन बेटा, आकस्मिक समापन। कौन सा, आकस्मिक समापन। चौथा हमारा आता है फर्म की संपत्तियों का उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के पश्चात किस ऋण के भुगतान में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना फर्म की संपत्तियों का उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के पश्चात साझेदार के ऋणों का भुगतान, किसके, साझेदारों के ऋणों का। याद रखना पहले फर्म की संपत्तियों से हम बाहरी दायित्व चुका देते हैं, फर्म के दायित्व, इसके बाद हम कौन से दायित्व चुकाते हैं, साझेदारों के निजी दायित्व। तो क्लियर है आपका। तो बेटा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इस चैप्टर के, वो हम आपको ऐसे ही बता देते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है वसूली खाता कब बनाया जाता है। तो बेटा फर्म के विघटन पर बनाया जाता है। वसूली खाता किस प्रकृति का खाता होता है। तो बेटा नाम मात्र की प्रकृति का खाता होता है। और पूछ सकता है आपका क्या फर्म के समापन पर साझेदारी का समापन हो जाता है। तो बेटा नहीं होता। वसूली खाते में संपत्ति और दायित्वों को किस मूल्य पर दर्शाते हैं। तो बेटा याद रखना किस मूल्य पर दर्शाते हैं, यस, पुस्तक मूल्य पर दर्शाते हैं। संपत्तियों को, अपलिखित संपत्तियों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखते हैं। तो क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अपलिखित दायित्वों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखते हैं। तो बेटा डेबिट पक्ष में लिखते हैं। वसूली खाते का लाभ हानि किसके बीच बांटा जाता है। तो सभी साझेदारों के बीच बांटा जाता है। वसूली खाते की हानि साझेदारों के पूंजी खाते के किस अनुपात में साझेदारों के पूंजी खाते के किस पक्ष में लिखी जाती है। तो हानि बेटा पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है, और लाभ बेटा वसूली खाते का जो लाभ होता है वो पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। स्पष्ट है आपका। समय के गुजरने पर कौन सा विघटन होता है। तो समय के गुजरने पर बेटा कौन सा विघटन होता है, आकस्मिक विघटन होता है। इस प्रकार से और क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये हो गया बेटा हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, यानी कंप्लीट साझेदारी। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण और अंशों के पुनर्निर्गमन वाले चैप्टर की वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन एवं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अंशों का निर्गमन एवं अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन की एक्सरसाइज। तो अब पहला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा बहुविकल्पी प्रश्न में, कंपनी की अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता के समक्ष बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है कहलाता है। तो याद रखना बेटा अधिकृत पूंजी का वो भाग जो जनता के समय
प्रस्तुत किया जाता है बेचने के लिए, वो क्या कहलाता है बेटा? देखिए, पहला ऑप्शन दिया है निर्गमित पूंजी, दूसरा याचित पूंजी, और साथ दिया है प्रार्थित पूंजी, और दा दिया है संचित पूंजी। तो वो का आंसर होगा बेटा आ। यानी कि जब कंपनी अधिकृत पूंजी का वो भाग जो जनता में निर्गमित करती है या बेचती है, वो कहलाती है बेटा निर्गमित पूंजी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा बहुविकल्पी प्रश्न। अपशिष्ट याचना पर सारणी ऐप के अनुसार ब्याज की दर होती है। ऑप्शन आ 6%, ऑप्शन बा 10%, ऑप्शन सा 12%, किसी भी दर से नहीं। तो सही आंसर होगा बेटा बा। अपशिष्ट याचना पर कंपनी कितना प्रतिशत ब्याज लगाती है बेटा? यस, 10% लगाती है टेबल ऐप के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा अग्रिम याचना पर किस कंपनी ब्याज किस दर से देती है? ऑप्शन आ 6%, ऑप्शन बा 12%, ऑप्शन सा 5%, ऑप्शन द 10% वार्षिक। तो याद रखना बेटा अपशिष्ट याचना पर 10% ब्याज लगाया जाता है और अग्रिम याचना पर कंपनी अंशधारी को 12% ब्याज देती है। तो सही आंसर हो गया बेटा बा 12% टेबल ऐप के अनुसार। अगला हमारा क्वेश्चन आता है अंशों के हरण पर जब्त की गई राशि किस खाते में हस्तांतरित की जाती है? तो याद रखना बेटा अंशों के हरण पर जो राशि होती है वो किस खाते में हस्तांतरित की जाती है? पहले ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन आ अंश प्रीमियम खाते में, ऑप्शन बा अंश हरण खाते में, ऑप्शन सा अंश आवेदन खाते में, और ऑप्शन द अंश याचना खाते में। तो वो राशि कहाँ हस्तांतरित की जाएगी बेटा? अंश हरण खाते में। तो सही आंसर हो गया बेटा बा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सभी जब्त अंशों के पुनः निर्गमन करने पर अंश हरण खाते का शेष कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? ऑप्शन आ लाभानी खाते में, ऑप्शन बा प्रीमियम खाते में, ऑप्शन सा संचित पूंजी खाते में, ऑप्शन दा पूंजी संचय खाते में। तो सही आंसर होगा बेटा आपका दा पूंजी संचय खाते में। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन आता है हमारा खालिस्तान अंशधारी को प्रत्येक प्रस्ताव में मत देने का अधिकार होता है। तो बेटा कौन से अंशधारी को? समता अंशधारी को। दूसरा आता है कंपनी के समापन पर खालिस्तान अंशधारियों को पूंजी सबसे पहले लौटाई जाती है। तो बेटा कौन से? पूर्वाधिकारी अंशधारियों को। कौन से? पूर्वाधिकार अंशधारियों को। तीसरा आता है खालिस्तान कंपनी के स्वामी माने जाते हैं। तो बेटा समता अंशधारी। कौन से? समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। चौथा हमारा कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक खालिस्तान है। तो बेटा क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। क्या है? कृत्रिम व्यक्ति। अगला हमारा आता है खालिस्तान हमेशा पूर्णदत्त होते हैं। स्कंद या स्टॉक हमेशा क्या होते हैं बेटा? पूर्णदत्त होते हैं। इन्हें टुकड़ों में अंशों की भांति हस्तांतरित नहीं किया जाता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सत्तासत का हमारा पहला क्वेश्चन आता है अंश स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। तो बिल्कुल सही है बेटा क्योंकि अंशों का अंकित मूल्य होता है, स्कंद का कोई अंकित मूल्य नहीं होता। दूसरा समता अंशधारी को लाभ होने पर लाभांश देना अनिवार्य है। तो बेटा नहीं, लाभ देना अनिवार्य नहीं होता लाभ होने पर। तीसरा हमारा कंपनी में अंशधारी का दायित्व असीमित होता है। तो बिल्कुल गलत है बेटा, कंपनी में अंशधारी का दायित्व क्या होता है बेटा? सीमित होता है। तो ये हो गया हमारा असत्य। अगला है हमारा अंश प्रीमियम एक पूंजीगत लाभ है। तो बिल्कुल सही है, प्रीमियम जो होता है बेटा वो कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ ही होता है, इसे सामान्य लाभ नहीं माना जाता। पांचवा है हमारा एक निजी कंपनी परिविवरण जारी नहीं करती है। तो बिल्कुल सही है बेटा, परिविवरण जारी सिर्फ कौन करता है? एक सार्वजनिक कंपनी ही जारी करती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सही जोड़ियां। सही जोड़ियों में पहला क्वेश्चन आता है समता अंशधारी। तो समता अंशधारी का आंसर हो गया बेटा कंपनी के वास्तविक स्वामी, कंपनी के स्वामी। पहले का आंसर हो गया आ। दूसरा पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश जिन्हें पूंजी पहले वापस लौटाई जाती है। तो दूसरे का आंसर हो गया बेटा पूंजी वापसी की प्राथमिकता। तीसरा है अंश हरण खाते का शेष। तो अंश हरण खाते का जो शेष है वो बेटा कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? पूंजी संचय खाते में। तीसरे का आंसर हो गया या पूंजी संचय खाता। चौथा है अंशों के हरण पर जब्त राशि। तो अंशों के हरण पर जब्त राशि अंश हरण खाते में लिखते हैं। तो ये हो गया बेटा फोर्थ का दा। और फिफ्थ हो गया हमारा संचित पूंजी।
संचित पूंजी का प्रयोग हम कब करते हैं बेटा? जब कंपनी का समापन होता है, अभी तो इसका प्रयोग नहीं करते। तो संचित पूंजी 5वें का आंसर हो गया कंपनी का समापन। तो ये हो गया बेटा हमारा सही जोड़ियाँ। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक शब्द में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है, जब अंशों का निर्गमन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाए तो यह कैसा निर्गमन कहलाएगा? तो ये कहलाएगा बेटा अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। किस पर निर्गमन? प्रीमियम पर निर्गमन। क्लियर है? अंशों को अधिक मूल्य पर निर्गमित करना। कौन से मूल्य से? अंकित मूल्य से। और बराबर मूल्य पर कर देता तो ये कहलाता है बेटा सममूल्य। दूसरा दिया है, जब अंशों को उसके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाए तो अधिक की राशि क्या कहलाती है? तो अधिक की राशि कहलाती है बेटा प्रीमियम। तीसरा हमारा, निर्गमित अंशों से कम के लिए प्रार्थना पत्र आते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति कहलाती है बेटा अल्प अभिदान। और यदि ज़्यादा प्रार्थना पत्र आवेदन मिल जाए तो कहलाता है अति अभिदान। फोर्थ हमारा आता है, कंपनी की स्थापना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? वह व्यक्ति जो कंपनी की स्थापना करता है उसे हम कहते हैं बेटा प्रमोटर यानी कि प्रवर्तक। क्या कहते हैं? प्रवर्तक। अगला हमारा आता है, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति बराबर क्या आती है? ख्याति। तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट एक्सरसाइज। कुछ और एडिशनल क्वेश्चन हम आपको और बता देते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कंपनी अधिनियम कौन सा है, तो बेटा पुराना जो कंपनी अधिनियम था वो 1956 है, जबकि वर्तमान में इसमें संशोधन हो गया है। तो अब जो कंपनी अधिनियम है वो क्या है? 2013 है। कौन सी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो केवल सार्वजनिक कंपनी। सार्वजनिक कंपनी में कम से कम सदस्य कितने होते हैं? तो बेटा 7 होते हैं। सार्वजनिक कंपनी की अधिकृत पूंजी कम से कम चुकता पूंजी कितनी होती है? तो बेटा 5 लाख होती है। एक निजी कंपनी में अधिकतम संख्या सदस्यों की कितनी होती है? तो बेटा 200 होती है। निजी कंपनी में कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा 2 होती है। निजी कंपनी की चुकता पूंजी कम से कम कितनी होती है? तो बेटा 1 लाख रुपए होती है। क्या निजी कंपनी अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो बेटा नहीं कर सकती। क्या निजी कंपनी पर विवरण जारी करती है? तो बेटा नहीं कर सकती। क्या निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में कोई अंतर नहीं है? तो बेटा असत्य, अंतर होता है। क्या कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है? तो बिल्कुल कर सकती है। क्या कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है? तो बेटा नहीं कर सकती। यदि कोई कंपनी बट्टे पर निर्गमित करती है तो ऐसी कंपनी पर वैधानिक तौर पर कंपनी के मालिक पर या अधिकारी पर सजा का प्रावधान और पेनल्टी यानी कि जुर्माने का प्रावधान भी होता है। प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए कौन सा लाभ है? तो बेटा पूंजीगत लाभ है। क्या कंपनी अपने अंशों को अन्य प्रतिफल के बदले में या रोकड़ के अतिरिक्त निर्गमित कर सकती है? तो बिल्कुल निर्गमित कर सकती है। तो इस प्रकार से बेटा आपसे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कंपनी के दायित्व कैसे होते हैं? सीमित होते हैं। कंपनी कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो स्पष्ट है, आपका क्लियर हो गया होगा चैप्टर। अब आपको अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ और एडिशनल एक्सरसाइज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन अंशों के हरण वाले चैप्टर में से। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि कंपनी अपने अंशों का हरण, अंशधारी के अंशों का हरण कब कर सकती है? तो बेटा जब अंशधारी कंपनी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान देय तिथि पर न कर पाए या असमर्थ हो जाए। अब अंशों के हरण की राशि कहाँ पर, अंशों के हरण का जो राशि का शेष होता है वो कहाँ स्थानांतरित किया जाता है? तो बेटा पूंजी खाते में। आगे एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जब अंशधारी अपनी इच्छा से स्वयं अंशों को वापस कर दे तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है? अंशों का समर्पण। क्या कहलाता है? अंशों का समर्पण। आगे ये भी पूछ सकता है बेटा कि अंशों के हरण से पहले कंपनी अंशधारी को कितने दिन का लिखित नोटिस देती है? तो बेटा केवल कितने दिन का? 14 दिन का नोटिस देती है। क्लियर है? अंशों के रद्द होने पर यानी कि हरण होने पर अंशधारी की सदस्यता भी सदैव के लिए क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। तो स्पष्ट हो गए होंगे आपके। अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की यानी कि ऋण पत्रों के निर्गमन की। वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ऋण पत्रों के निर्गमन का एक्सरसाइज। तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा ऋण पत्रों के निर्गमन।
तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ऋण पत्रधारी को प्राप्त होता है। ऑप्शन आ लाभांश, ऑप्शन बा ब्याज, ऑप्शन सा कमीशन, ऑप्शन दा कुछ नहीं। तो याद रखना बेटा, अंशधारी को अंशों के प्रतिफल में लाभांश मिलता है और ऋण पत्रधारी को ऋण पत्र के प्रतिफल में ब्याज मिलता है। तो आपका सही आंसर होगा बेटा बा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि होती है। ऑप्शन आ 3 माह, ऑप्शन बा 6 माह, ऑप्शन सा 1 वर्ष, ऑप्शन दा किसी भी समय। तो याद रखना है बेटा, ऋण पत्रों पर जो ब्याज की अवधि होती है वो 6 माह होती है, यानी कि कंपनी प्रत्येक 6 माह में ऋण पत्रधारी को उसका ब्याज का भुगतान कर देती है। तो सही आंसर होगा बेटा बा 6 माह। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, ऋण पत्रों के प्रकार हैं। ऑप्शन आ 1, ऑप्शन बा 3, ऑप्शन सा 4, ऑप्शन दा 2। तो आपका सही आंसर होगा बेटा 4, ऑप्शन सा 4। अगला हमारा क्वेश्चन, वैसे तो ऋण पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, चूंकि ऑप्शन उसने ऐसा पूछा है तो हम जो सबसे ज़्यादा वाला ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती की राशि है। ऑप्शन आ पूंजीगत हानि, ऑप्शन बा आगमगत हानि, ऑप्शन सा पूंजीगत व्यय, ऑप्शन दा आगमगत व्यय। याद रखना बेटा, प्रीमियम कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ होता है, वहीं पर भट्टा यानी कि कटौती कंपनी के लिए पूंजीगत हानि होती है। तो इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन आ पूंजीगत हानि। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला क्वेश्चन आता है, साधारणतः ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान हर खालिस्तान महीने की समाप्ति पर किया जाता है। तो बेटा 6 माह की समाप्ति पर। कितने? 6 माह की समाप्ति पर। दूसरा हमारा आता है बेटा, ऋण पत्रधारी कंपनी के खालिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो बेटा ऋण पत्रधारी कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। किसमें? प्रबंध में। इसके अथवा में एक और दिया है, ऋण पत्रधारी को कंपनी के खालिस्तान में भाग लेने का अधिकार नहीं होता। तो बेटा किस में भाग लेने का अधिकार नहीं होता? प्रबंध में, क्योंकि ऋण पत्रधारी केवल कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं, उन्हें किसी चीज़ में मत देने का अधिकार नहीं होता। थर्ड नंबर का हमारा आता है, ऋण पत्रधारी को ऋण पर वापसी के लिए खालिस्तान से पहले प्राथमिकता दी जाती है। तो बेटा किससे पहले? अंशधारी से पहले प्राथमिकता दी जाती है। फोर्थ हमारा आता है, ऋण पत्र का एक लिखित खालिस्तान है। तो बेटा क्या है? प्रमाण है। फिफ्थ हमारा आता है, ऋण पत्रधारी को खालिस्तान देने का अधिकार नहीं होता। तो मत देने का अधिकार नहीं होता, ये होगा बेटा खालिस्तान। अगला हमारा आता है सत्य असत। सत्य असत का पहला है, ऋण पत्रधारी को कंपनी का अंशधारी भी कहते हैं। तो बेटा असत्य है, ऋण पत्रधारी कंपनी का ध्यान रखना लेनदार या ऋणदाता होता है। अगला हमारा आता है, ऋण पत्र अल्पकालीन ऋण की प्रकृति के होते हैं। तो असत्य है बेटा, ऋण पत्र दीर्घकालीन प्रकृति के होते हैं। बंधक ऋण पत्र सुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि बंधक ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनी अपनी संपत्ति के अगेंस्ट प्राप्त इशू करती है, मतलब जब ऋण लेती है तो संपत्ति गिरवी रख देती है। ऋण पत्रों का कंपनी की संपत्ति पर चार्ज होता है। तो बिल्कुल सत्य है बेटा। फोर्थ जो है वो कह रहा है कि ऋण पत्र कंपनी की संपत्ति पर चार्ज होता है, तो सही है। फिफ्थ हमारा है, ऋण पत्रधारी को प्रतिफल स्वरूप लाभांश भुगतान मिलता है। तो असत्य है, क्योंकि ऋण पत्रधारी को बेटा क्या मिलता है? ब्याज मिलता है, वो भी निश्चित दर से। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा सही जोड़ी। सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन आता है, अंशों में परिवर्तन। तो परिवर्तनशील ऋण पत्र, पहले का आंसर हो गया बेटा परिवर्तनशील ऋण पत्र या परिवर्तनीय ऋण पत्र। दूसरा हमारा आता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर कटौती। तो याद रखना है बेटा, जो ऋण पत्रों पर निर्गमन कटौती होती है वो होती है कंपनी की कृत्रिम संपत्ति। दूसरे का हो गया बेटा कृत्रिम संपत्ति। तीसरा हो गया ऋण पत्रों पर प्रीमियम। ऋण पत्रों पर प्रीमियम कंपनी के लिए पूंजीगत लाभ है। तीसरे का आंसर हो गया बेटा सा पूंजीगत लाभ। संपत्ति बंधक तो सुरक्षित ऋण पत्र। चौथे का हो गया बेटा सुरक्षित ऋण पत्र। ऋण पत्रधारी कंपनी का ऋणदाता होता है। तो फिफ्थ का हो गया या कंपनी का ऋणदाता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है बेटा एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर, उस ऋण पत्र का नाम बताइए जिसका भुगतान केवल कंपनी के समापन पर किया जाता है। तो कंपनी के समापन पर केवल कौन से ऋण पत्र का भुगतान किया जाता है बेटा? अशुद्ध ऋण पत्र का। किसका? अशुद्ध
ऋण पत्र का। कौन से? अशुद्ध ऋण पत्र का। शुद्ध ऋण पत्र जिसका भुगतान कंपनी के जीवन काल में कर देते हैं। दूसरा है ₹100 अंकित मूल्य का ऋण पत्र 95 में निर्गमित किया तो ₹5 क्या कहलाएगा? तो ₹5 कहलाएगा बेटा बट्टा। तीसरा है किन ऋण पत्रों का हस्तांतरण केवल सुपुत्र की मात्र से हो जाता है? तो वो होता है बेटा हमारा वाहक ऋण पत्र। कौन सा ऋण पत्र? वाहक ऋण पत्र। अगला हमारा आता है बेटा एक कंपनी ने 5 लाख में एक भवन क्रय किया, इस हेतु वह ₹100 वाले कितने ऋण पत्र निर्गमित करेगी? तो 5 लाख में बेटा क्या कर दें? संपत्ति के मूल्य में ऋण पत्रों के मूल्य से भाग दे दें तो सही आंसर हो जाएगा बेटा 5000 ऋण पत्र। अगला हमारा किस प्रकार के ऋण पत्र अंशों में बदले जा सकते हैं? अथवा हमें दिया है वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं बेटा परिवर्तनशील ऋण पत्र। कौन से? परिवर्तनशील ऋण पत्र। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ऋण पत्रों पर जो ब्याज होता है क्या उसकी दर कैसी होती है? तो बेटा निश्चित होती है। ऋण पत्रधारी को ऋण पत्रों के बदले में क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। क्या ऋण पत्रधारी को मत देने का अधिकार होता है? बेटा नहीं होता है। क्या ऋण पत्रों से जो ऋण प्राप्त होता है वो अल्पकालीन होता है? तो बेटा नहीं होता। ऋण पत्रों से जो ऋण प्राप्त करते हैं वो क्या होता है बेटा? दीर्घकालीन। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं और ऋण पत्रों पर क्या मिलता है बेटा? ब्याज। ऋण पत्रधारी कंपनी के केवल क्या होते हैं? ऋणदाता होते हैं या फिर लेनदार होते हैं। ये कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते। और अंश और ऋण पत्र दोनों में ही क्या होता है बेटा? अंतर होता है। अंश जो हैं वो असुरक्षित होते हैं जबकि ऋण पत्र क्या होते हैं? सुरक्षित होते हैं। अंशों का जो भुगतान है कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता, जबकि ऋण पत्रों का भुगतान कंपनी के जीवन काल में ऋण का भुगतान कर दिया जाता है। तो ये हो गया बेटा हमारा ऋण पत्रों का निर्गमन। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। जय हिंद, जय भारत।